वेलकम बैक गाइस। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग अपना लॉ सीए फाइनल लॉ का जो रिवीजन सीरीज चल रहा था ना, उसमें कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स वाला 3 टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा रहेगा। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, राइट? ओके, लेट अस जस्ट स्टार्ट विद आवर टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सबसे पहला तो काम हम लोग हर चैप्टर में ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज कितना है। देखो, यहाँ पे 4 to 6 मार्क्स इन द एग्ज़ाम आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड मैंने बहुत ही समराइज मैनर में इसको 10 पेजेस के अंदर सारा कंटेंट को कवर कर लिया है। ओके, या तो कंपनीज एक्ट में बेसिकली आप लोग कुछ छोड़ नहीं सकते हो। देखो, मार्केट में ना ऐसा बहुत लोगों को मैंने सुना है कि बोलते रहते हैं कि भाई कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स कर लो, 30 to 35 मार्क्स हो गए आपके, देन आप लोग अलाइड एंड इकोनॉमिक लॉ कर लो, काम खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनीज एक्ट में हर एक चैप्टर का अलग वेटेज है, एंड आप लोग जो एंड में मिसलेनियस एंड वाइंडिंग अप है, वहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 to 25 मार्क्स आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एंड द थिंग इज़, जो डायरेक्टर्स वाला पार्ट है वहाँ से ना क्वेश्चन बहुत घुमा के आता है, तो एग्ज़ाम में आप लोगों को उसमें दिक्कत हो सकती है। बट ये सारे जो चैप्टर्स है इसमें से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड आईसीएआई को पता है कि स्टूडेंट्स ये सब चैप्टर्स ना अच्छे से करके नहीं जाते हैं, राइट? तो आप लोग ऐसे गलती नहीं करोगे, आप लोग डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से सारा टॉपिक प्रिपेयर करके जाओगे। हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलता हूँ, इनकेस आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोग फेमा को एक टाइम के लिए छोड़ सकते हो, बिकॉज देखो 5-6 मार्क का वेटेज है, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे ना, तो फेमा इज़ द ओनली टॉपिक दैट यू कैन लीव। बाकी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि फेमा छोड़ के आप लोग कंपनीज एक्ट में कुछ मत छोड़ो, सब कुछ अच्छे से करके जाओ, एंड आई विल कवर एवरीथिंग, राइट? ओके, चलो, सबसे पहला हम लोगों का काम है, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस वेरी चैप्टर, राइट? दिस चैप्टर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिवेंट ऑपरेशन एंड, देखो, दिस चैप्टर हैज़ बीन बेसिकली इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट ऑपरेशन ऑन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। अभी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? आप लोगों को एफआर में पढ़ाया जाता है, मतलब जिनके पास कंट्रोल नहीं है, राइट? तो जिसके पास कंट्रोल है वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गवर्न कर रहा है, बाकी जो शेयर होल्डर्स उनका क्या? तो अभी उन लोगों को लग सकता है कि जो मेजोरिटी होल्डिंग जिसके पास है वो लोग अपना मनमानी चला रहे हैं, तो उसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट जो भी फ्रॉड्स होते हैं, उनका जो डिससेटिस्फेक्शन है, उसको एड्रेस करने के लिए ये चैप्टर आया है, राइट? ओके, फॉलोइंग राइट्स एंड बेनिफिट्स आर गिवन टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बाय द कंपनीज एक्ट। सबसे पहला, राइट टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 151। ये हम लोगों का सबसे पहला वाला जो फर्स्ट चैप्टर था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में था ना, अंडर सेक्शन 151 देयर इज अ राइट टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 151। सेकेंड राइट क्या है? राइट टू फाइल एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर सेक्शन 241। तो शेयर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास ये राइट है, दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी इन केस देयर इज एन ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट अंडर सेक्शन 241। थर्ड राइट क्या है? टू फाइल क्लास एक्शन सूट अंडर सेक्शन 245। इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट, राइट फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन ऑफ द कंपनी, दे हैव द राइट फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट राइट क्या है? ई वोटिंग प्रोसेस अलाउज माइनॉरिटी शेयर होल्डर टू कास्ट देयर वोट्स। जो ई वोटिंग प्रोसेस है ना, दैट अलाउज इवन द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स टू कास्ट देयर वोट्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स टू अप्रूव। देखो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का और एक राइट है, दे नीड टू अप्रूव रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो चैप्टर यहाँ पे चैप्टर 16 में ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है दैट इज़ गवर्न बाई चैप्टर 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एंड यहाँ पे सेक्शन 241 से लेके 246 तक कवर्ड है, डील्स विद द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, राइट? तो यहाँ पे हम लोग ने एंटायर चैप्टर का जो बैकग्राउंड है एंड
there are some rights and benefits are given to minority shareholders by Companies Act. उसमें 5-6 राइट है. राइट टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इसमें से इंपॉर्टेंट ये वाला है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 151. देन राइट टू फाइल एन एप्लीकेशन टू NCLT इन केस ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट अंडर सेक्शन 241. देन राइट टू फाइल क्लास एक्शन सूट अंडर सेक्शन 245. ओके. Then e-voting process allows minority shareholder to cast their votes and minority shareholders need to approve related party transaction. पॉइंट नंबर डी को एक टाइम के लिए आप लोग इग्नोर कर सकते हो. दिस चैप्टर इज गवर्न बाय चैप्टर 16 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड यहाँ पे सेक्शन 241 से लेकर 246 तक कवर्ड होते हैं. जनरली अ कंपनी रन्स ऑन रूल ऑफ मेजोरिटी. देखो कंपनी का जो जनरल प्रिंसिपल है ना, द कंपनी रन्स ऑन रूल ऑफ मेजोरिटी. चाहे आप ये जो रूल ऑफ मेजोरिटी कौन सा कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, देखो, बी इट अ बोर्ड मीटिंग, बी इट अ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास होता है बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन, और यहाँ पे 2 रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं ना, एक तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. तो ये तीनों ही केस में यहाँ पे क्या चाहिए होता है ना, मेजोरिटी टू पास एनी रेजोल्यूशन. तो वही बोल रहा है जनरली अ कंपनी रन्स ऑन रूल ऑफ मेजोरिटी. मेजोरिटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड नॉट मेजोरिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. तो यहाँ पे आप लोग देखोगे मेजोरिटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जिनके पास है, दे हैव द गवर्निंग राइट, हेंस इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कैन बी अंडरमाइंड. तो कंपनीज एक्ट में क्या हो रहा है, मतलब जो कंपनी का जो जनरल फिनोमेना है दैट रन्स ऑन रूल ऑफ मेजोरिटी, एंड मेजोरिटी मीन्स मेजोरिटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड not the majority of individuals. In that case interest of minority shareholders can be undermined. अभी majority rule has 4 exceptions जहाँ पे majority rule applicable नहीं है. क्या है, एक तो अल्ट्रा विरेस एक्ट, मतलब देखो अल्ट्रा विरेस एक्ट ऑफ द कंपनी, इसका मतलब क्या है, कोई भी कंपनी का ऐसा एक्शन है दैट इज अल्ट्रा विरेस टू द कंपनीज एक्ट, टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये तीनों मतलब कंपनीज एक्ट, AOA, MOA, ये तीनों के अल्ट्रा विरेस कोई भी कंपनी एक्ट करता है उस पर मेजोरिटी रूल एप्लीकेबल नहीं है, उसमें माइनॉरिटी भी अपना मतलब कंपनी देखो यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंट है, the company cannot hide its liability only by having majority voting. तो ये जो एक्सेप्शन है किस बारे में बात कर रहे हैं, ये 4 केसेस में अल्ट्रा विरेस एक्ट ऑफ द कंपनी, दैट मीन्स अल्ट्रा विरेस टू द कंपनीज एक्ट, MOA, AOA, देन एनी ट्रांजैक्शन रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी, उसके बाद पर्सनल राइट्स एंड फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी एक्सेप्शन. ये 4 केस में, एक तो अल्ट्रा विरेस एक्ट, दूसरा ऐसा ट्रांजैक्शंस दैट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी, देन पर्सनल राइट्स एंड फ्रॉड. ये जो पर्सनल राइट्स मतलब क्या है, कोई भी एम्प्लॉई, वेंडर, ऑफिसर, इनका जो जहाँ पे पर्सनल राइट्स वायलेट हो रहा है. देन फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी. ये 4 केस में द कंपनी कैन नॉट हाइड इट्स लायबिलिटी ओनली बाय हैविंग मेजोरिटी ऑफ वोटिंग. कंपनी ऐसा बोल नहीं सकता है कि भाई अपने पास तो मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन है, अपने पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, अपने पास शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन है, तो वैसा बोलने से काम बनेगा नहीं. ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. पहले तो हम लोग ये सीखेंगे ना ऑपरेशन क्या होता है एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है. कौन सा केस में हम लोग बोलेंगे कि ये दिस इज अ केस ऑफ ऑपरेशन एंड दिस इज अ केस ऑफ मिसमैनेजमेंट. फर्स्ट, ऑपरेशन. इफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैज़ बीन कंडक्टेड इन अ मैनर विच इज, देखो, if the affairs of the company has been conducted in a manner which is prejudicial to public interest or prejudicial or oppressive to the interest of members or the company. मतलब यहाँ पे क्या है, एक तो प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट दैट इज सोवरेनिटी, और प्रेजुडिशियल और ऑपरेसिव टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स और द कंपनी. दिस इज अ केस ऑफ ऑपरेशन. देन मिसमैनेजमेंट.
एनी मटेरियल चेंज इन मैनेजमेंट और कंट्रोल, ये पॉइंट यहाँ पे एडिशनल पॉइंट है। एनी मटेरियल चेंज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी, any material change in the management and control of the company, and the change is likely to affect, and such a change is likely to affect the affairs of the company in a manner prejudicial to interest of members company. This is a case of mismanagement, right? Operation क्या है? If the affairs of the company has been conducted in a manner which is prejudicial to the public interest or prejudicial and oppressive to the interest of members or company, this is a case of operation. Next is mismanagement. Mismanagement में specific point क्या है? Any material change in the management or control of a company, and such a change is likely to affect the affairs of the company in a manner prejudicial to the interest of the members or company. This is a case of mismanagement. तो mismanagement में material change in management and control is must. देन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 241, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर ऑपरेशन। देखो कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो और एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो और एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, ये लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन कब करेंगे? इन ओनली दोज केसेस वेयर पब्लिक इंटरेस्ट इज़ वायोलेटेड, मतलब in such a if the case is prejudicial to the public interest only, in that case central government may suo motu apply to the NCLT before principal bench of the tribunal। ये सब जो पॉइंट्स है ये MCQ के लिए घातक है। देखो CG कहाँ पे करेगा? प्रिंसिपल बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल के सामने सुओ मोटो एप्लीकेशन कर सकता है, और दूसरा ब्रांच से एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी। देन अफेयर्स आर कंक्लूड, मतलब ये कब होगा? यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन कब कर सकते हैं? कब का आंसर नीचे ए और बी में दिया हुआ है। इफ द अफेयर्स आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट और प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ मेंबर और कंपनी, दैट इज सीधा सा बात है ना यार। एक तो केस हो सकता है अपना ऑपरेशन वाला केस, दूसरा मिसमैनेजमेंट। वही डेफिनेशन फिर से पॉइंट ए बी में बता रहा है। पॉइंट बी क्या है? मटेरियल चेंज इन मैनेजमेंट और कंट्रोल दैट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर और कंपनी। तो ये दोनों केस में एक तो CG सुओ मोटो और एनी मेंबर ऑफ दे मेक एन एप्लीकेशन टू NCLT, राइट? ओके, देन इनिशिएशन ऑफ एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन कर रहे वो एप्लीकेशन इनिशिएशन कैसे होगा? एनी पर्सन कनेक्टेड विथ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, देखो यहाँ पे चार बातें हैं, चार बातें जब होगा इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट में सुओ मोटो apply to the NCLT। क्या है? any person connected with management of affairs of the company, any person connected with management of affairs of the company is guilty of क्या क्या है? fraud, negligence or default and breach of trust। any person, it might be the director, employee, officers of the company, any person connected with management of affairs is guilty of fraud, negligence, default or breach of trust। Next, business is not conducted as per prudent commercial practices, business is not conducted by the company as per the prudent commercial practices। Third point is affairs of the company has caused serious injury to trade or industry, serious injury to trade or industry। Fourth point क्या है? affairs of the company has intent to defraud, देखो affairs of the company has intent to defraud its creditors or members, affairs of the company has intent to defraud its creditors or members for fraudulent or unlawful purposes, fraudulent or unlawful purposes के लिए the company has an intent to defraud its creditors or members or in a manner prejudicial to public interest। ये सारा इसको 0.5 बना देते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट स्पेसिफिक पॉइंट है। तो ये 5 केस में द सेंट्रल गवर्नमेंट में सुओ मोटो अप्लाई टू NCLT। एवरी सच एप्लीकेशन, यहाँ पे एवरी सच एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि सुओ मोटो, every such application of the central government shall contain a concise statement of such materials circumstances as the CG has in possession। क्या क्या देना होगा एप्लीकेशन के साथ साथ? This application shall contain a concise statement of materials or circumstances in the possession of CG and shall be signed and verified in a manner laid down by the Civil Procedures 1908। तो देखो ये सिविल प्रोसीजर वाला पॉइंट आप लोग छोड़ दो, इसको ना
आप लोग ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो, इट शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड इन अ मैनर प्रेस्क्राइब्ड। तो सिविल प्रोसीजर वगैरह बहुत टेक्निकल होता है, छोड़ दो। तो एवरी सच एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट of such materials and circumstances in possession of CG, and it shall be signed and verified in a manner prescribed. Then few judgments and clarifications. मतलब below cases are not a case of operation mismanagement. क्या है? फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड इज नॉट एन ऑपरेशन। फेलियर, तो ये सब केसेस स्पेसिफिकली याद रखना है। Failure to declare dividend is not a case of operation. Then legal heir of deceased shareholder with minority status is entitled to file a petition. मतलब कोई भी legal heir है of a, देखो, a legal heir of a deceased shareholder with minority status is entitled to file a petition even if his name is not in the register of members of the company. तो ये important है। फेलियर, फर्स्ट पॉइंट क्या था? फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड इज नॉट एन ऑपरेशन। सेकंड पॉइंट इज लीगल हेयर ऑफ अ डिसीज्ड शेयर होल्डर विद माइनॉरिटी स्टेटस इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ पिटीशन इवन इफ हिज नेम इज नॉट ऑन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट क्या है? अ शेयर होल्डर हु इज ऑल्सो, देखो, अ शेयर होल्डर हु इज ऑल्सो अ डायरेक्टर कैन नॉट क्लेम कॉम्पेंसेशन बाय वे ऑफ सैलरी। अ शेयर होल्डर हु इज ऑल्सो अ डायरेक्टर, मतलब अ director shareholder है, a shareholder who is also a director, he cannot claim compensation by way of salary. Shareholders can share dividend if it is declared. shareholder जो है ना, उसका right dividend में है share से, but he cannot claim salary in the capacity of director. Payment of salary is a matter of board of directors and not of NCLT. तो ये केस में आप लोग, मतलब कोई भी डायरेक्टर शेयर होल्डर है, उसको कंपनी से सैलरी नहीं मिल रहा है, तो ये केस आप लोग एनसीएलटी में नहीं लेके जा सकते हो, बिकॉज सिंस पेइंग सैलरी इज अ मैटर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉट ऑफ एनसीएलटी। फोर्थ पॉइंट इज कंटिन्यूअस लॉसेस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ऑपरेशन, बिकॉज देखो जो लॉस है ना, वो मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों के लिए हो रहा है। डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो मेजोरिटी माइनॉरिटी किसी को नहीं मिल रहा है, तो ये तो ऑपरेशन नहीं हुआ है ना। फिफ्थ पॉइंट इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर विदाउट बीइंग अपॉइंटेड, देखो, अ मैनेजिंग डायरेक्टर विदाउट बीइंग अपॉइंटेड डिस्चार्जिंग हिज फंक्शंस। देखो, अ मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसा कुछ केसेस में हो सकता है कि उस मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट, मतलब फॉर्मली अपॉइंट नहीं हुआ है। अभी फॉर्मली अपॉइंट करने के लिए आप लोगों को अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल वाला चैप्टर फॉलो करना होगा, वो कंपनी ने फॉलो नहीं किया। मैनेजिंग डायरेक्टर विदाउट बीइंग अपॉइंटेड बट ही इज डिस्चार्जिंग हिज फंक्शंस। अभी ये केस में मेंबर्स नाउ कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑपरेशन इन दिस केस। तो यहाँ पे मेंबर ऐसा बोल नहीं सकता है कि ये ऑपरेशन है एंड एनसीएलटी को फाइल कर दिया। यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है, ऑपरेशन डज नॉट इंक्लूड इलीगल केसेस। मतलब देखो, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड इलीगल केसेस, इसका मतलब क्या है? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में फैक्ट्स देखे जाते हैं, बट कोई भी केस का लीगलिटी चेक नहीं होते हैं इसमें, तो इतना याद रख लो। नेक्स्ट इज सेक्शन 244, राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241। दिस सेक्शन में आप लोग 5 स्टार रेटिंग है इसका, क्योंकि इसमें वो लिमिट दिया हुआ है कि कौन कौन सा केस में कौन कौन अंडर सेक्शन 245 अप्लाई कर सकता है टू एनसीएलटी। ओके, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो कंपनी विद शेयर कैपिटल एंड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। फर्स्ट केस में कंपनी विद शेयर कैपिटल, देखो नीचे वाला विच एवर इज लेस, एटलीस्ट 100 मेंबर्स, यहाँ पे बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये लिमिट्स है। फर्स्ट क्या है? कंपनी विथ शेयर कैपिटल, इसमें विच एवर इज लेस, एटलीस्ट 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। इसमें से जो कम होगा वो आप लोग, मतलब दे आर एलिजिबल टू फाइल एन एप्लीकेशन, और एनी मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल।
ठीक है, एक तो ये लेफ्ट वाला आ गया एटलीस्ट 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, इसमें से विच एवर इज लेस, और एनी मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, एंड इन केस ऑफ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल एटलीस्ट 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. ओके. एक स्टार पॉइंट है, any one or more members may make an application on behalf of all members by obtaining written consent of other members. Any one member or more members may make an application to NCLT on behalf of all members by obtaining a written consent of other members. यहाँ पे there are a few special points. Special points is basically case laws. एक एक केस लॉ को अच्छे से डिकोड करते हैं. पहला क्या है, वेयर शेयर होल्डिंग ऑफ पिटिशनर, देखो जो पिटिशनर मतलब जो फाइल कर रहे हैं, वेयर शेयर होल्डिंग ऑफ द पिटिशनर फॉल्स बिलो 10% ड्यू टू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो ये केस अपना मेंटेनेबल होगा, मतलब बाद में ऐसा वो वॉइड नहीं माना जाएगा, एप्लीकेशन विल स्टिल होल्ड वैलिड. वेयर द शेयर होल्डिंग ऑफ पिटिशनर फॉल्स बिलो 10% ड्यू टू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो वो वैलिड है. दूसरा क्या है, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग शैल बी डॉक्यूमेंटेड, जो शेयर होल्डिंग का परसेंटेज है ना, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग शैल बी डॉक्यूमेंटेड. शेयर सर्टिफिकेट इज प्रिज्यूम टू बी वैलिड टाइटल ऑफ शेयर्स, तो ये एक बात हो गया. नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल इज बेस्ड ऑन इशूड कैपिटल एंड इट इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स. देखो जो शेयर कैपिटल यहाँ पे है दैट इज बेस्ड ऑन इशूड कैपिटल एंड इट इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, एंड यहाँ पे पेड अप और ऑथराइज कैपिटल का बात नहीं होगा. फोर्थ पॉइंट इज द विथड्रॉअल ऑफ कंसेंट. देखो ये भी घातक पॉइंट है. द विथड्रॉअल ऑफ कंसेंट एट ए लेटर स्टेज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स शैल नॉट अफेक्ट द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन. इसका मतलब क्या है, समझो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, उसके बाद एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया, कंपनी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रहा है. अभी वो स्टेज में समझो 10% में से 5% मेंबर्स ने बोला कि हम लोग अभी ये एप्लीकेशन विड्रॉ करते हैं. इन दैट केस द प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी इनवैलिड, इट विल स्टिल बी वैलिड, राइट. देन सेक्शन 242 पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल. यहाँ पे ट्रिब्यूनल बोले तो ऑलवेज याद रखोगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी का बात चल रही है, मतलब पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल का डिस्कशन हो रहा है. ओके. ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल. इफ ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन that affairs of the company is conducted in prejudicial or oppressive to public interest or prejudicial to the interest of member or company and winding up is not fair to members or not equitable to members. दो बातें हैं. Tribunal, where the tribunal is of the opinion that affairs are conducted in prejudicial, oppressive to the public interest or prejudicial to the interest of any members or company and a winding up is not fair to the members or not equitable, then tribunal may pass an order under section 242. अभी nature of orders passed by tribunal. tribunal कौन कौन सा जो ऑर्डर पास करता है, कौन सा एस्पेक्ट में, टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट, ट्रिब्यूनल में गिव डायरेक्शंस टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, टू परचेज शेयर्स इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर बाय अदर मेंबर. तो क्या क्या बोल सकते हैं ट्रिब्यूनल, एक तो टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सेकेंड पॉइंट इज टू परचेज शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर्स बाय अदर मेंबर्स. देन if company repurchase shares consequent reduction in share capital. If the company repurchase its own shares, then there must be a consequent reduction in share capital. Fourth point is restrictions on transfer of shares. तो NCLT ये impose कर सकता है कि जब तक प्रोसीडिंग चल रहा है कोई शेयर ट्रांसफर नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज टर्मिनेशन, मॉडिफिकेशन, सेट असाइड. ट्रिब्यूनल क्या कर सकते हैं, it can terminate, modify or set aside any agreement between company. देखो any agreement between the company and its managing director, directors, manager, any other person. तो if there is an agreement between the company and its managing director, director, manager, any other person, then NCLT can pass an order to terminate, modify, set aside that agreement. No such agreement shall be terminated, modified or set aside except due notice and consent of all the parties are
कंसर्न। तो क्या है, अब ये टर्मिनेट, मॉडिफाई और सेट असाइड करने के लिए there shall be a due notice to the parties, and देखो due notice and consent of the parties is required. Next point is to set aside any transfer of shares or goods. पहले तो एग्रीमेंट का सेट असाइड था, नेक्स्ट इज टू सेट असाइड एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और गुड्स विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी डन अगेंस्ट द कंपनी विद इन 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन वेयर सच एन एक्ट डन एज फ्रॉडुलेंट मीन्स। तो एनसीएलटी कोई भी ऐसा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एनी प्रॉपर्टी विच इज, मतलब दिस ट्रांसफर हैज बीन डन विद इन 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन, विद इन 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर कोई ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और गुड्स हुआ है तो एनसीएलटी उसको सेट असाइड कर सकता है, राइट। 3 महीने का पहले वाला जो है उसको नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर मैनेजर, रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन्स, देखो रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन्स बाय मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर मैनेजर एंड, तो एनसीएलटी क्या कर सकता है, इट में पास एन ऑर्डर टू रिकवर अनड्यू गेन्स बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर मैनेजर एंड द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच रिकवरी, मतलब जो रिकवरी होगा ना, रिकवरी में कुछ अमाउंट आएगा तो उसको कैसे यूटिलाइज करेगा, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच रिकवरी इंक्लूडिंग ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। और देखो जो अमाउंट रिकवर होगा, एक तो अमाउंट जो रिकवर होगा, दो बातें, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में उसको ट्रांसफ़र करो और पे टू विक्टिम, दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो एनसीएलटी वो भी गाइड करेगा। 9th पॉइंट इज मैनर इन विच मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर may be appointed after an order with respect to removal of such persons। मतलब ऊपर देखो एनसीएलटी कैन रिमूव मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर मैनेजर, अभी रिमूवल के बाद द मैनर इन विच द वैकेंसी टू बी फिल्ड वो भी डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, अपॉइंट सच पर्सन्स एज डायरेक्टर्स, NCLT can appoint such persons as directors who shall report to tribunal on matters prescribed। NCLT can appoint such persons as directors who shall report to tribunal on matters prescribed। जो मैटर NCLT प्रेस्क्राइब करेगा उस मैटर में कैसे रिपोर्टिंग करना है तो वो भी NCLT गाइड करेगा। देन imposition of cost as deemed by tribunal, ट्रिब्यूनल में इम्पोज सच सम कॉस्ट टू द कंपनी फॉर द प्रोसीडिंग्स, मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स का बात चल रहा है। क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। ट्रिब्यूनल में इम्पोज कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स एज डीम्ड फिट बाय द ट्रिब्यूनल। देन फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, देखो फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर, filing of copy of order, a certified copy of order of tribunal shall be filed with registrar within 30 days of order of tribunal by the company। Then interim order, the tribunal may on application by any party, देखो interim order क्या होता है, the tribunal may on an application by any party to proceedings make an interim order for conducting the affairs of the company upon such terms and conditions as deemed fit by the tribunal। वेयर एन ऑर्डर, देखो उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ MOA AOA, वेयर एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल मेक्स, ऑल्टरेशन का बात सबसे अच्छे से समझो, ऑल्टरेशन ऑफ MOA AOA, वेयर एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल makes any alteration in the MOA or AOA, the company cannot amend it without the leave of the tribunal। Alteration by NCLT has the same effect as it altered by, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर पास कर रहा है, द ऑर्डर में क्या बोल रहा है कि कंपनी का MOA AOA में कुछ गड़बड़ है, उसको रेक्टिफाई करो, तो अमेंड किया। अभी कंपनी उसको एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके फिर से अमेंड नहीं कर सकता है विदाउट द लीव, that is without the permission of the tribunal। Any alteration by NCLT has the same effect as
as if altered by the shareholder special resolution in general meeting. If there is a contravention, कंपनी के केस में 1 लाख से लेके 25 लाख तक का फाइन है, एंड ऑफिसर के केस में 25,000 से लेके 1 लाख. कंपनी के केस में 1 लाख to 25 lakhs, ऑफिसर के केस में 25,000 to 1 lakh. A certified copy of order altering MOA AOA shall be filed to the register within 30 days after making the alteration. A certified copy of order किसका? A certified copy of order of NCLT which alters MOA and AOA shall be filed to the register of companies within 30 days after making the alteration. Now section 243, consequence of termination modification of certain agreements. Okay. Such order shall not give rise to any claims against company for damages or compensation for loss of office. In case where NCLT terminates, modifies or set aside certain agreements, in such a case, such order shall not give rise to any claims against the company for damages or compensation for loss of office. दूसरा पॉइंट क्या है? नो मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एज डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हुज एग्रीमेंट इज टर्मिनेटेड बाय एनसीएलटी. थर्ड पॉइंट क्या है? अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड एज पर एनसीएलटी शैल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस विदाउट द लीव ऑफ एनसीएलटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. A person disqualified as per NCLT shall not hold office of director or any other office without the leave of NCLT for a period of 5 years. Central government with the leave of NCLT can permit such a person to hold any office even before expiry of 5 years. तो यहाँ पे एक exception है. The central government with the leave of NCLT can permit such a person to hold any office even before expiry of 5 years. Okay. 4. No compensation for loss of office. Tribunal may grant leave if notice of leave has been served on CG and CG has been given reasonable opportunity of being heard. In general, no compensation can be given for any loss of office, but the tribunal may grant a leave if notice of such leave has been served on CG and central government has been given a reasonable opportunity of being heard. Any director, managing director or manager, any director, managing, यहाँ पे क्या है? Any director, managing director, manager or other directors, any director, managing director, manager or other directors knowingly a party to such contravention is punishable with fine of maximum 5 lakh rupees. तो यहाँ पे ऊपर देखो कुछ चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉस ऑफ ऑफिस के लिए कुछ कंपेंसेशन नहीं मिलेगा. सच ऑर्डर जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड हुआ है, इन दैट केस कोई डैमेजेस और कंपेंसेशन नहीं आएगा. नो मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 5 years एज ए डायरेक्टर whose agreement is terminated. A person disqualified as per NCLT shall not hold office of director for 5 years. No compensation for loss of office, but the tribunal may grant leave if notice of leave has been served to CG and CG has been given reasonable opportunity of being heard. Any director, managing director, manager or other directors knowingly a party to ऊपर वाला contraventions, knowingly a party to such contraventions is punishable with a fine of maximum 5 lakh rupees. Section 245 class action suit. देखो ये भी एक बहुत ही घातक इम्पोर्टेंट, ये चैप्टर में इतना याद रखो, वो सेक्शंस जिसमें लिमिट्स का बात आता है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स, तो वो वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो 242, एक 245. 245 इज क्लास एक्शन, एलिजिबिलिटी टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एलिजिबिलिटी टू फाइल एन एप्लीकेशन मतलब क्लास एक्शन सूट फाइल करने का एलिजिबिलिटी क्या होता है. दो बातें, कंपनी विद शेयर कैपिटल, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल. वेयर कंपनी विद शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ मिनिमम members to file an application is lower of 5% of total number of members or 100 members. देखो 100 members और 5% of total number of members, whichever is lower, or minimum holding of share capital by members. एक तो यहाँ पे ये वाला जो साइड है ना, एक तो देखो ये वाला जो साइड है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स का बात हो रहा है.
55% of total number of members or 100 members, whichever is lower, और मिनिमम होल्डिंग ऑफ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल बोले तो यहाँ पे जो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है, अरे ऑथराइज बोल रहे हैं यार, शेयर कैपिटल बोले यहाँ पे जो आपका इशूड कैपिटल है. तो एक लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट हैंड साइड में इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल में दो बातें, अगर अनलिस्टेड कंपनी है 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, अगर लिस्टेड कंपनी हुआ 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल. तो यहाँ पे लिमिट क्या है, अनलिस्टेड हुआ, अनलिस्टेड है तो 5%, अगर लिस्टेड है तो 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल. तो ये कंपनी विद शेयर कैपिटल का साइड हुआ. देन कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, नॉट लेस देन 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. इतना अगर हो गया तो दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245 फॉर क्लास एक्शन सूट्स इफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स डिपोजिटर्स. देखो यहाँ पे क्या है, इफ such number of members or depositors or any class of members or class of depositors is of the opinion that affairs of the company has been conducted in a manner prejudicial to the interest of company member or depositors, prejudicial to the interest of company member and depositors, then they may file class action suit for seeking following orders. अभी जो class action करेगा किस लिए करेगा, कुछ तो रेक्टिफिकेशन चाहिए ना, तो वो रेक्टिफिकेशन नीचे दिया हुआ है, मे फाइल क्लास एक्शन फॉर सीकिंग फॉलोइंग ऑर्डर्स. एक क्या है, टू रिस्ट्रेन द कंपनी टू कमिट अल्ट्रा विरेज एक्ट टू एमओए और एओए. सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, सच अ क्लास एक्शन इज फाइल्ड फॉर सीकिंग बिलो ऑर्डर्स. पहला पॉइंट, रिस्ट्रेन द कंपनी टू कमिट एनी अल्ट्रा विरेज एक्ट टू एमओए एओए. दूसरा पॉइंट क्या है, रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एमओए एओए. देन डिक्लेयर एनी रेजोल्यूशन ऑल्टरिंग एमओए एओए एज वॉइड. फोर्थ पॉइंट क्या है, रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग एन एक्ट which is contradiction to this act. To this act मतलब companies act. Restrain the company from doing an act which is in contradiction to the companies act. Then restrain the company from taking any, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, restrain the company to commit ultra vires act to MOA AOA. Second, restrain from breach of any provision of MOA AOA. Third is declare any resolution altering MOA AOA as void. Fourth is restrain the company from doing any act which is in contradiction to Companies Act. Fifth point is restrain the company from taking any action. देखो, restrain the company from taking any action which is contrary to resolution passed by members. ये एक पॉइंट क्या है, restrain the company from taking any action which is in contradiction to resolution passed by the members. Sixth point क्या है, to claim damages or compensation. Next point is to claim damages or compensation for fraudulent, unlawful or omission. Fraudulent, unlawful or omission. दूसरा क्या है, misleading statement in audit report. Misleading statement in audit report. Third point क्या है, misleading statement made to the company by an expert. यहाँ पे misleading audit report, misleading statement by an expert. Last point क्या है, to seek any other remedy from the tribunal. अभी यहाँ पे देखो, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना, मेंबर्स भी फाइल कर सकता है, डिपॉजिटर भी फाइल कर सकता है. अभी डिपॉजिटर के केस में द मिनिमम नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स रिक्वायर्ड टू फाइल अ क्लास एक्शन, उसमें क्या है, एक तो 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स और 100 डिपॉजिटर्स विच एवर इज लोअर. ये लिमिट तो मेंबर जैसा ही सेम है, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो कि सेम एज मेंबर्स. तो ये वाला तो कोई झंझट है ही नहीं. 5% of depositors or 100 depositors, whichever is lower, or depositor to whom company owes 5% of total deposits of company, or depositors to whom company owes 5% of total deposits. Depositors to whom company owes 5% of the total deposits of the company. तो ये हो गया. Tribunal shall consider following before admitting an application. Tribunal shall consider the following factors before admitting an application. क्या क्या है, member और depositor acting in good faith. जो भी member और depositor है, they are acting in good faith.
दूसरा पॉइंट क्या है, मेंबर और डिपॉजिटर हैज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट। एक तो है, देखो यहाँ पे मतलब ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन ग्रांट करने से, एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चेक करेगा, मेंबर और डिपॉजिटर एक्टिंग इन गुड फेथ, मेंबर और डिपॉजिटर हैज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मैटर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन। Members depositor acting in good faith, they have no personal interest whether direct or indirect with respect to the matters of proceedings under section 245। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे अपना थर्ड पॉइंट, एक्ट ऑफ ओमिशन येट टू ऑकर, मतलब एनी एक्ट ऑफ ओमिशन येट टू ऑकर, तो ट्रिब्यूनल चेक करेगा वेदर एनी एक्ट ऑफ ओमिशन येट टू ऑकर, दिस एक्ट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द कंपनी। देखो ऑथराइज्ड बाय द कंपनी बिफोर इट ऑकर्स। अगर एनसीएलटी को ऐसा लग रहा है कि देयर इज एनी एक्ट ऑफ ओमिशन विच इज येट टू ऑकर, देन इट शैल बी ऑथराइज्ड बाय द कंपनी बिफोर इट ऑकर्स, और in case it has already occurred, in that case ratified by the company. In case of application, in case of admission of application, tribunal shall consider फॉलोइंग, मतलब जहाँ पे एप्लीकेशन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया गया है एनसीएलटी के द्वारा, इन दैट केस ट्रिब्यूनल शैल कंसिडर फॉलोइंग थिंग्स। इसमें क्या है, ट्रिब्यूनल मस्ट कीप अ चेक that a public notice to members or depositors is given. Next is all similar applications is consolidated into a single application. All similar applications is consolidated into a single application, and the class of members or depositors are allowed to select a lead applicant where a class, देखो all similar, फर्स्ट पॉइंट क्या है, पब्लिक नोटिस टू मेंबर डायरेक्टर डिपॉजिटर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल सिमिलर एप्लीकेशंस इज कंसोलिडेटेड इनटू अ सिंगल एप्लीकेशन एंड द क्लास ऑफ मेंबर्स और डिपॉजिटर्स आर अलाउड टू सिलेक्ट अ लीड एप्लीकेंट वेयर the class of members or depositors are unable to appoint a lead applicant. In that case the tribunal can appoint a lead applicant on behalf of applicant. Third thing is two class action applications for the same cause is not allowed. Two class action applications for the same cause is not allowed. Point number D, where member or depositor seek any compensation against an audit firm for misleading audit report, fraudulent unlawful report. देखो where the members or depositors they seek any compensation against an audit firm, देखो compensation against an audit firm, ये point है अपना, where members or depositors seek any compensation against an audit firm for misleading audit report, fraudulent unlawful report, the firm and the partners are jointly and severally liable. Point number E क्या है, the order of tribunal is binding on the company, member, depositor, auditor, experts, that is binding on all parties. Point number F, any non compliance with order under section, देखो क्या बोल रहे हैं, non compliance, any non compliance with order under section 245, in that case there is a penalty. In the case of company 5 lakh to 25 lakhs, in case of officer 25,000 से 1 लाख, and officer के केस में imprisonment up to 3 years. तो ये हो गया। पॉइंट नंबर जी क्या है, वेक्सेशियस एप्लीकेशन, मतलब वेक्सेशियस एप्लीकेशन मतलब फालतू का एप्लीकेशन, इमटेरियल। Vexatious application के केस में the NCLT can reject the application and order the applicant to pay the opposite party such cost not more than vexatious के केस में क्या हो सकता है, एक तो NCLT may reject the application and it may pass an order to the applicant to pay the opposite party such cost not more than 1 lakh rupees. Point number H, section 245 not applicable to a banking company. ये important है, section 245 is not applicable to a banking company. Following provisions related to winding up shall apply mutatis mutandis with respect to application under section 241 and 245. क्या बोल रहा है, following provisions related to winding up shall apply mutatis mutandis, मतलब as it is वाइंडिंग अप का प्रोविजंस पे एप्लीकेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 245। 241 नॉर्मल एनसीएलटी एप्लीकेशन, 245 क्लास एक्शन। क्या क्या है,
पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय ऑफिसर्स, जो वाइंडिंग अप में जो पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय ऑफिसर्स दिया हुआ है वो अप्लाई होगा. सेकेंड इज लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स वेयर प्रॉपर अकाउंट्स आर नॉट केप्ट. पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय द ऑफिसर्स, लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स वेयर प्रॉपर अकाउंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट केप्ट. थर्ड पॉइंट क्या है, लायबिलिटी ऑफ फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस. Penalty for fraud by the officers, liability of officers where proper account is not kept, liability of fraudulent conduct of business. Fourth point क्या है, power of tribunal to assess damage against delinquent directors. Power of the tribunal to assess damages against the delinquent director. delinquent director मतलब क्या, defaulting director. ये टर्म बहुत भारी है. delinquent director मतलब defaulting डायरेक्टर. तो अभी वाइंडिंग अप प्रोविजन में पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एसेस डैमेजेस अगेंस्ट द डेलिंक्वेंट डायरेक्टर्स, मतलब वो डायरेक्टर को कितना पेनल्टी कितना कंपेंसेशन देना है, वो भी वाइंडिंग अप का प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा. फिफ्थ पॉइंट क्या है, दीज लायबिलिटीज शैल एक्सटेंड टू पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स एज वेल. ये जो लायबिलिटी है ना, ये these liabilities shall also extend to the partners or directors as well. That is liability on company, director, partner सब पे है. तो following provisions, let us revise this point. Following provisions related to winding up shall apply mutatis mutandis with respect to application under section 215 and 245. क्या क्या है, 5 बातें. Penalty for fraud by the officers, liability of officers where proper account is not kept, liability of fraudulent conduct of business, power of tribunal to assess damage against delinquent directors, that is defaulting director. These above liabilities shall also extend to the partners, directors as well. तो guys यहाँ पे अपना ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ख़त्म हो जाता है. एंड आई विल सजेस्ट यू गाइज, देखो आफ्टर listening to the concept, I will suggest you to do all test your knowledge questions in ICAI MAT. तो आप लोग का ये होमवर्क है. ICAI मैट में जितना भी क्वेश्चंस दिखे आप लोगों को, ये चैप्टर का आप लोग कर लो. ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा टाइम लगेगा, लगे हाथ उसको कर दो तो ख़त्म हो जाएगा. एंड ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्ज़ाम में 5 to 6 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में. अगला वीडियो अपना होगा कंप्रोमाइज़ अमालगमेशन अरेंजमेंट वाला चैप्टर. चलो, एंड एक और बात, इन केस आप लोगों को मेरा ये रिवीजन वीडियोस पसंद आ रहा होगा तो डेफिनेटली आप लोग मुझे एनकरेज कर सकते हो बाय शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग. चलो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद.